ये थर्ड ईयर की साइकोलॉजी है। हम इसमें से पढ़ रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करने जा रहे हैं, मरकज़ी निज़ाम असबी। अगर बताया CNS कंटेन्स स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ये चीज़ें आपको शायद याद आ जाएं, पहले भी हमने की हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है PNS और एक होता है CNS। ठीक है, PNS होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेपर में ज़्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 यूनिट पर मुश्तमिल है। हमने इसकी जो बुनियादी इकाई है, जो बेसिक यूनिट है, यानी कि न्यूरॉन असबानियाँ, वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और क्या चीज़ें हैं। समझ इसमें 3 तरह के नज़रियात हैं। दिमाग के वज़न को लेकर 3-4 किस्म के नज़रियात हैं कि कौन सा शख्स या कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो ज़्यादा ज़हीन होती हैं, औरतें ज़्यादा ज़हीन होती हैं या मर्द ज़्यादा ज़हीन होते हैं। तो उसके बारे में कुछ बोसीदा पुराने नज़रियात हैं, कुछ नए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक एक करके इन नज़रियात को एक दफ़ा देखें। पहले तो दिमाग को देखें कि दिमाग क्या चीज़ है। कासाए सर कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, 8 हड्डियों पर मुश्तमिल ये जो ढांचा हमारे ऊपर रखा गया है, इसका नाम है दिमाग। यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन वो चीज़ है जो नज़र आती है, टेंजिबल है, जो हुजम रखती है, छुई जा सकती है, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो क्या है? वो माइंड है, वो जो जहनी अमाल हैं जिनकी बिना पे आप कामकाज करते हैं। जी, यहाँ से स्टार्ट करें। वज़न। दिमाग के वज़न की अहमियत के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए हैं। क्या दिमाग का वज़न का तल्लुक़ ज़हानत से है? इस नज़रिए के तहत आज भी मर्दों को ज़हीन औरतों को कम निस्बत समझा ये जाता था कि जिन लोगों का दिमाग ज़्यादा वज़न का है वो ज़्यादा ज़हीन है, तो इस तरह से उन्होंने मर्दों को ज़्यादा ज़हीन करार दे दिया कि मर्दों का जो दिमाग का वज़न है वो औरतों की निस्बत ज़्यादा है। लेकिन अगर इस नज़रिए को सही मान लिया जाए तो इस तरह तो फिर वो हाथी और व्हील मछली का दिमाग वो ज़्यादा वज़नी है, तो उनको तो फिर मर्दों से और औरतों से भी ज़्यादा ज़हीन होना चाहिए। लिहाजा ये नज़रिया गलत है। मैं चाहता हूँ ये पूरा करें। मान भी लिया जाए तो हाथी और व्हील मछली को सबसे ज़्यादा ज़हीन होना चाहिए। इंसानी दिमाग का वज़न मर्दों में 46 औनस और औरतों में 47 औनस होता है, जबकि हाथी के दिमाग का वज़न 10 पाउंड और व्हील मछली के दिमाग का वज़न 14 पाउंड होता है। इसलिए ये नज़रिया कि ज़्यादा वज़न का दिमाग जहानत की निशानियाँ गलत है। बिल्कुल गलत है ये नज़रिया कि कोई भी जिसका दिमाग वज़नी है वो ज़्यादा ज़हीन है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये पुराना नज़रिया है जो कि ठीक नहीं है। जिस्म और दिमाग के वज़न के तनासब मद्देनज़र रख के ये नज़रिया पेश किया गया कि दिमाग और जिस्म में जितना ज़्यादा तनासब होगा इतना ही वो ज़ीरू हो और ज़हीन होगा। ये नज़रिया भी इसलिए काबिल कबूल नहीं क्योंकि इंसान, बंदर और चिंपैंजी में जिस्म और दिमाग का वज़न का अच्छा, इसमें तनासब बराबर जिस्म है। और दिमाग के वज़न का एक तनासुब निकाला गया। अगर जिस्म और दिमाग के वज़नों का तनासुब ज़्यादा है तो वो ज़ीरू ज़्यादा ज़हीन है, जबकि ये भी गलत हो गया क्योंकि चिंपांजी और बंदर जो हैं उनका और इंसानों का जिस्म और दिमाग का तनासुब काफ़ी हद तक मिलता है। बाद दिमाग और हराम मगज़ के वज़न के तनासब का पेश नज़र किया गया कि जो काबिल कबूल है। दिमाग का वज़न ये हराम मगज़ नज़रिया के सही समझा जाता है कि इंसान के दिमाग और उसके स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हराम मगज़, इनके दरमियान जो तनासुब है, अगर ये ज़्यादा हो तो वो ज़ीरू ज़्यादा ज़हीन होगा। तो इंसानों में ये सबसे ज़्यादा तनासुब मिलता है, इसलिए उनको अशरफुल मखलूक़ात का भी दर्जा है। हराम मगज़ से 50 गुना ज़्यादा है। ये तनासब किसी और जानवर में नहीं मिलता, इसलिए वो तमाम मखलूक से अफजल हैं। दिमाग सोच, इस्तदलाल, याद, तफक्कुर जैसे आला ज़हनी अफ़आल अंजाम देता है। हराम मगज़ दूसरे दर्जे के ज़हनी अमाल मैं को इसे कहता होता हूँ कि दिमाग बड़े साहब का दर्जा रखते हैं और स्पाइनल कॉर्ड छोटे साहब का दर्जा रखते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सेस जो तमाम तर इज़तरारी अमाल हैं वो सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड हराम मगज़ ने कंट्रोल करने हैं, और जो इरादतन सरजद होते हैं, जो आला ज़हनी अफ़आल हैं, वो सारे के सारे दिमाग ने कंट्रोल करने हैं। गॉट इट? इसके बाद एक चार्ट की मदद से ये चीज़ें समझाई गई हैं। तो दिमाग की 3 उन्होंने कैटेगरी बनाई हैं। एक है फोर ब्रेन,
जिसे बालाई दिमाग कहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा होता है। एक है वस्ती दिमाग, दरमियान वाला हिस्सा है जो मिड ब्रेन कहते हैं। एक है ज़ीरी दिमाग जो पीछे है, ठीक है। इसमें आपको पता है सेरिबैलम होता है जो कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, मसल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। एक परिंदे के सेरिबैलम को अगर डैमेज कर दिया जाए तो वो पर तो फड़फड़ाएगा लेकिन वो उड़ नहीं सकेगा, क्योंकि पर फड़फड़ाने में जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पाएगी। एक इंसान का जब वो शराब या नशा करता है तो वो सेरिबैलम को इफ़ेक्ट करती है, तो उसकी मसल कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो वो लड़खड़ाता है, उसकी ज़ुबान लड़खड़ाती है, वो बोलता भी ऐसे अजीब से अंदाज से। ठीक हो गया। यस सर। और फिर इसकी शाखें हैं नीचे, फोर ब्रेन की जो शाखें हैं उनमें क्या है, सबसे पहले है सेरिब्रम, मुखे कबीर। ये ब्रेन का 90% हिस्सा होता है, इसे बड़ा दिमाग भी कहते हैं, ठीक है। मुखे कबीर का मतलब ही है। और इसमें फिर दो कुर्रे होते हैं, हमने इसकी तस्वीर भी बनाई थी। एक है दायां निसफ कुर्रा और एक है बायां निसफ कुर्रा। दरमियान में अखरोट की तरह से एक दराड़ है जो कि ऊपर से जोफ की सूरत में है, नीचे से उनको एक फ्लूइड मिलाए रखता है, ठीक है, कॉर्पस कोलोसम मिलाए रखता है। और जो दायां निसफ कुर्रा है, राइट हेमिस्फेयर, वो लेफ़्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। और जो बायां निसफ कुर्रा है यानी कि लेफ़्ट हेमिस्फेयर, वो जिस्म के दाएं अफ़ाल को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपने फालिज के दौरान देखा और सुना होगा कि किसी की दाईं साइड पे इफ़ेक्ट हुआ, किसी की बाईं साइड पे इफ़ेक्ट हुआ, ठीक है। इसके अलावा दिमाग के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत ही छोटे हैं साइज़ में, लेकिन वो बॉडी के बहुत बड़े एरियाज़ को कंट्रोल करते हैं। और इसी तरह से कुछ ब्रेन में बहुत ही बड़े एरियाज़ हैं जो कि बहुत ही छोटे अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, यस सर। छोटे अज़ा को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद थैलेमस है, हर्षा जिसे कहते हैं हम। एक तरफ कशर है, कशर के फिर कॉर्टेक्स की फिर 4 आगे टाइप्स हैं, जैसे फ्रंटल लोब है, ठीक है, लोब्स है ना, ये 4 घड़े हैं हमारे दिमाग में, 4 घड़े हैं। इनके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे CSF कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जो मुख्तलिफ अफ़ाल में हमें मदद देता है। जो जबही फिस है, जबही कहते हैं माथे को, ये यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, इसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं। और इसके बाद पैरिटल लोब है, ठीक है। इसके बाद है सदगी फिस जिसे हम कहते हैं टेम्पोरल लोब, कानों कन पट्टियों के ऊपर पाई जाती है। और इसके बाद यहाँ पे है अकबी कजाली फिस, ये इसे हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, जो देखने और में मदद देती है हमें। ठीक हो गया, इसे हम मज़ीद डिटेल से भी करेंगे। फिर हाइपोथैलेमस है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एक तो थैलेमस जो है वो साइज़ में अंडे जितना है, हाइपोथैलेमस जो है वो छोटा है, हाइपो का मतलब ही कम होना है, वो मटर के दाने जितना है, और वो उससे थोड़ा सा ज़ीरी है, थैलेमस से थोड़ा सा नीचे है, इसलिए भी वो हाइपो है। गुड इट। यस सर। उसके बाद ऑल्फैक्टरी बल्ब है, अज़ू शामा कहते हैं इसे। ये वो अज़ू है जो इंसान को सूंघने में मदद देता है। कुत्तों में और जानवरों में अज़ू शामा ऑल्फैक्टरी बल्ब का साइज़ बड़ा होता है, इसी वजह से वो सूंघ लेते हैं चीज़ों को और उनकी ये हिस्स तेज़ होती है, ठीक है। यस सर। उसके बाद है रेटिकुलर सिस्टम, फिर है लिम्बिक सिस्टम, ये सोने जागने के निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे। फिर हाइंड ब्रेन जो ज़ीरी दिमाग है, उसकी कैटेगरीज़ में सेरिबैलम है जिसे मुखे सगीर कहते हैं, छोटा दिमाग भी कहते हैं इसे। और पॉन्स है, मेडोला है, ठीक है। सेरिबैलम का मैंने आपको बताया कि ये मसल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, हमारी जो मूवमेंट है मसल्स की उनको कंट्रोल करता है। जब आप चलते हैं तो आपका एक बाजू आगे को जाता है, एक पीछे को जाता है, फिर दूसरा आगे आता है, दूसरा पीछे। ये सारी एक मूवमेंट का ख़ास तनासुब है। अगर ये डैमेज हो जाए तो इंसान रोबोट की तरह एक बाजू को पता ही ना हो क्या कर रहा है दूसरे को। तो एक मसल की जो आपस में कोऑर्डिनेशन है जो हमें बोलने में मदद देती है, जबड़ा मूव करता है हमारा, एक जबड़ा दूसरे जबड़े का ताउन करता है तो मूव करता है, ऐसे ही एक मसल दूसरे मसल्स को ताउन करता है तो हम पेंसिल पकड़ पाते हैं। अगर ताउन ना करे तो हम पेंसिल ना पकड़ पाए, उंगलियां एक दूसरे के ताउन कर रही होती हैं। ये सारा का सारा कंट्रोल है सेरिबैलम के पास। गॉट इट। यस सर। फिर स्ट्रक्चर की बात की गई है कि दिमाग का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सबसे पहली कैटेगरी है बालाई दिमाग, ये स्टार्ट करें आप। हमने जैसे कि पहले देखा कि ये 90% ऑफ द ब्रेन है, 90% एरिया पे ये मुश्तमिल है, बालाई दिमाग जिसे फोर ब्रेन कहते हैं जी। बलाई दिमाग। बलाई दिमाग मरकज़ी नामी असबी का सबसे अहम हिस्सा है। ये दिमाग का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हिस्सा है। ये हिस्सा कुल दिमाग का 90% है।
इसके अहम हिस्सों की तफसील ये है। मुख कबीर। मुख कबीर पेशानी से लेकर गद्दी के करीब तक फैला हुआ है। अब ये देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये फैला हुआ, ठीक है। इसके नीचे की तरफ दरमियान में जो है वो मिड ब्रेन होगा। मिड ब्रेन एक रेलवे स्टेशन का काम करता है, इधर से इन्फॉर्मेशन लेके इधर दे देता है, ठीक है यस सर। इसमें तकसीम करती है। इन्हें कुरे या निस्फ कुरे कहा जाता है। जी। ये हमने हेमिस्फेयर्स देखा, एक दरार की तो सूरत में यहाँ पे है, लेकिन वो दरार ऊपर से दिखती है, अंदर से दोनों के एरियाज आपस में मिलते हैं और तबादला करते हैं इंफॉर्मेशन का। ये कुरे दिमाग का दाया निस्फ कुरा और बाया निस्फ कुरा कहलाते हैं। ये दोनों निस्फ कुरे आपस में कॉर्पस कोलोसम से मिले होते हैं ये, ठीक है। यस सर। ऊपर से ये अलग महसूस होते हैं, जिसकी बदौलत दोनों कुरे मालूमात का तबादला करते हैं और मिलकर कॉर्पस कोलोसम जो है वो क्या करता है, वो इनमें इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को पहुंचाता है, ठीक है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ठीक हो गया। यस। फिर ये आपको पता है बॉडी के उलट सिमत को ये कंट्रोल करते हैं। इसके बाद है कशर। दोनों निसफ कुर्रों के वज़ाइफ अलग अलग हैं, दोनों ही आमूज़श और हाफजे में खुद मुख्तार हैं, यानी कि दोनों में लर्निंग की स्किल्स हैं और दोनों में ही मेमोराइज करते हैं दोनों चीज़ों को। हिप्पोकैम्पस जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है। वो हमारे दिमाग में एक एरिया है हिप्पोकैम्पस, जो हमारा मेमोरी कार्ड है, जिसमें हमारी पुरानी यादें होती हैं। अहम हालात में बायां निसफ कुर्रा जो है वो दाएं पर गालिब रहता है। ये याद रखना है चीज़ कि जो नुमायाँ कुर्रा है वो कौन सा है, वो बायां है, ठीक है। बायां निसफ कुर्रा गुफ्तगू में, जबकि दायां निसफ कुर्रा सावधानी में अहम है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। कॉर्पस कोलोसम दोनों निसफ कुर्रों को मिलाता है ताकि एक दूसरे की इंफॉर्मेशन मुंतकिल कर सके। गॉट इट। यस सर। इसी की बिना पर वो ऐसे लगता है जैसे ये दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। इसके बाद कॉर्टेक्स है, कशर है। ये आपको पता है कि एक मोटी तह को कहते हैं। दोनों कुर्रों के ऊपर एक 3 मिलीमीटर के करीब तह पाई जाती है, इसे कशर कहा जाता है। कशर ग्रे मैटर से बनी हुई है। ये अंदर तमाम जिस्म के हिस्से और हरकी असाब इसके मौजूद होते हैं, ठीक है। आगे क्या है? इंसान के इल्म, जहानत और तजुर्बात में जूं जूं इजाफा होता है, कशर की ये तहें इतनी ही गहरी होती हैं। अब ये देखें, कशर की तहें मोटी होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है और उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ते रहते हैं, ठीक है। वो जो कहते हैं ना फ़िक्रा कि मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, वो फ़िक्रा हो सकता है धूप में सफ़ेद किए हों, लेकिन इंसान के तजर्बात की बदौलत उसके कशर की तहें बढ़ती हैं, मोटी होती हैं, ठीक है। और अगर इनको फैला दिया जाए तो ये कितने रकबे पे फैलेंगी? 670 मरबा इंच रकबा पर फैल जाती हैं ये। इतनी नाजुक और डेलिकेट हैं, नाजुक हैं, ठीक है। और आपस में लपेट के अल्लाह ताला ने पैक करके रखी हुई हैं। अगर इनको फैलाया जाए तो कितना एरिया ये कवर कर लेती हैं। इसके बाद क्या है? अदना जानवरों में ये तहें बिल्कुल नहीं होती, जबकि निस्बतन बेहतर जहानत रखने वाले जानवरों में जो जानवर या इंसान भी कह लें, उनमें ये तहें की तादाद ज़्यादा होती है, मोटी होती है। और जो जिनमें अकल कम होती है, जो ऐसे जानवर हैं, अदना जानवर जिनको कहा जाता है, उनमें इसकी तहें जो हैं वो बारीक होती हैं या मालूम नहीं होती। उसके बाद इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि कशर इंसानों में जहानत और मामला फहमी का ज़िम्मेदार है। कशर का निस्बतन हमवार होना कम जहानत की निशानी है। जिसके कशर की तहें जो हैं वो हमवार हैं, मोटी नहीं हैं, ठीक है, वो कम ज़हीन है। और जितनी उसकी तहें हैं वो उतना ज़्यादा ज़हीन है। कशर की सलवटें खासी नुमायाँ होती हैं। इसमें एक सलवट सिल्वियस जी। कहलाती है, जो कशर के अगले हिस्से जबी फास से शुरू होकर कशर के पिछले अब हिस्से इसकी सलवटों के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी गई है, ठीक है, कि कौन सी लोब से लेके कौन सी लोब तक इसकी सलवट है। रोलैंडो की एक सलवट है जो कान की तरफ जाती है, वहाँ से शुरू होती है और मुख कबीर तक फैली होती है। उसके बाद लोब्स का तस्करा आ जाएगा, ठीक है। जो फ्रंटल लोब है, जबही फिस है, जो यहाँ पे पाई जाती है, इसके क्या क्या काम है ये आपको ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है और इसकी डायग्राम बनानी आपने सीखनी है। मैं दोबारा भी आपको कोशिश करूँगा कि बनानी सिखाऊँ। कम से कम आप निसफ कुर्रों की डायग्राम ज़रूर बनाएं, ठीक हो गया जी। जबी फास, ये फास पेशानी के तरफ दिमाग के अगले हिस्से में पाई जाती है और दिमाग के निसफ हिस्से को दो हिस्सों में रोलैंडो की दर्ज में जहाँ पे शुरू होती है वहाँ तक ये फैली होती है। जबी फास में हरकी रकबा पाया जाता है। जितने भी हमारे जिस्म के हरकी अफ़आल हैं, जो हम मूवमेंट करते हैं, वो तमाम रकबा जब ही फिस फ्रंटल लोब में पाया जाता है। जब हम फंक्शंस ऑफ ब्रेन, दिमाग के वज़ाइफ शुरू करेंगे, यहाँ पे तो लोब दे के
वज़ाइफ पूछें, वहाँ वज़ाइफ देकर लोब पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये एक ही दफ़ा इसे सही से समझ लेना है, फिर आपको आगे भी लिखना आ जाएगा। ठीक है, ये सेम है। हल्की कशर का ऊपर वाला हिस्सा जिस्म के नीचे अज़लात और हल्की कशर का ये निचला देखें हिस्सा। दिमाग में उलट समझ में, जैसे दिमाग का दायां हिस्सा जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, बायां दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, इसी तरह से दिमाग में मौजूद वो जो एरियाज़ हैं जो ऊपर की जानिब हैं वो जिस्म के नीचे वाले हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। दिमाग के में मौजूद जो नीचे वाले हिस्से हैं वो जिस्म के ऊपर वाले हिस्से को कंट्रोल करते हैं। दिमाग में मौजूद जो छोटे एरियाज़ हैं वो जिस्म में मौजूद बड़े एरियाज़ को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि लिम्स के लिए, बाजू और टांगों को कंट्रोल करने के लिए दिमाग में थोड़ा एरिया, छोटा एरिया, और आंखों की जुम्बुश कंट्रोल करने के लिए दिमाग में बड़ा एरिया। यस। जब भी फस में कोई रकबा नाकस हो जाए, तबाह हो जाए या काट दी जाए तो मुतलका उज़ू हरकत नहीं कर सकते। जी, अगर दिमाग में कोई ख़ास एरिया काट दिया जाए तो ज़ाहिर है वो एरिया जिस्म के जिस हिस्से को कंट्रोल करता वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। जिदारी फस जब भी फस के पीछे पाई जाती है। इस फस का तल्लक सुन किसी रकबे के इसके बाद पैरिटल लोब है। ठीक है, ये हिस्सियात कंट्रोल करती है। जो फ्रंटल लोब थी, जबही फिस थी, वो तमाम हरकियात कंट्रोल करती है, हरकत के अफ़ाल। वो जो सेंसेस हैं हमारे अंदर, ठंडा गर्म लगना, हमें जो पेन परसेप्शन होती है, हम चीज़ों को महसूस करते हैं, वो सारा का सारा पैरिटल लोब की वजह से। जब भी फस में कशर के ऊपर के असहाब जिस्म के नीचे अज़लात और इसमें भी वही कंडीशन होगी कि इस फिस में, पैरिटल लोब में, जो जिस्म के ऊपर वाले हिस्से हैं, यहाँ के नीचे वाले एरियाज़ उनको कंट्रोल करेंगे, और यहाँ के जो ऊपर वाले एरियाज़ हैं वो जिस्म के नीचे वाले हिस्सों को कंट्रोल करेंगे। गॉट इट? यस। मसलन जब भी फस में अज़लात के हिस्सी रकबे में, किसी रकबे में अज़लात के साइज़ और वज़न का तल्लक देखने में नहीं आता। जी, हिस्सियात में ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी एरियाज़ में ऐसा है, जबकि जदारी फिस में, पैरिटल लोब में ऐसा देखने में नहीं आता कि ऊपर वाले जो वज़न वाला जो एरिया, कि ज़्यादा जो बड़ा एरिया है वो छोटे एरिया को कंट्रोल करें। जिदारी फस का कोई हिस्सा तबाह हो जाए या फर्द जिस्म के अगर मुकद्दर हिस्से में अगर पैरिटल लोब डैमेज हो जाए, कोई हिस्सा कट जाए, कोई हिस्सा काम ना करे, तो हमें सर्दी गर्मी का एहसास ना हो। ठीक है, जो भंग पीते, मैरिजुआना यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा खेतों में, वो भंग पी के खेतों में कितनी शदीद गर्मी होती, सर्दी होती, वो काम शुरू कर देते हैं। उनको कोई परवाह नहीं होती, ना सर्दी ना गर्मी, वो हवाओं में होते हैं। ठीक है, उनकी हिस्सियात, उनकी पेन परसेप्शन वो ख़त्म हुई होती है, और जैसे शाम होती है फिर उनका जिस्म टूटता है, फिर उनको नई भंग की मकदार चाहिए होती है। यही तो नशा है ना उनका। वो आर्जी सुकून के लिए अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बेचारे अंदर से ढांचा हो रहे होते हैं। देखा कभी? यस सर। उसके बाद है टेम्पोरल लोब। सर की फस, ये फस कन पट्टियों के ऊपर जब भी फस के पीछे पाई जाती है। इस फस का तल्लक सुनने, सूंघने और चखने के अफ़ाल से है। दोनों कानों से बराबर तादाद में असाबी रेशे सदगी फस तक जाती जी, हैं। ये सुनने के अफ़ाल को कंट्रोल करती है, सूंघने के अफ़ाल को कंट्रोल कर, चखने के, जो हमारा नाक, कान और गला है, इनका आपस में कनेक्शन है। ठीक है, यस सर। उसके बाद है ऑक्सीपिटल लोब। ये देखने के काम आती है। ठीक है, जो बसर है, नज़र है, वो इसके कंट्रोल में होती है। उकबी या कजाली फस, उकबी फस दिमाग के पीछे अकब कहते हैं पीछे, बिल्कुल दिमाग के यहाँ पे। हिस्से से गद्दी से ऊपर पाई जाती है। इसके ऊपर जिदारी फस होती है। कजाली ये फस गद्दी, आप इसे गिच्ची को कह सकते हैं, गर्दन को। ठीक है, यस सर। कजाली फस में बसरी रकबा पाया जाता है। आंखें जिलदार पर्दे से ही मौजूद में हिस्सिया साब, हिस्सिया खाजाद रोशनी की आंखें गोद जो में हैं वो इस जालदार पर्दे पे अक्स बनाती हैं उलट, और फिर इसे ऑक्सीपिटल लोब सीधा करके हमें परसीव करवाती है। हम चीज़ों को उलट देखते हैं, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। ठीक है, यस सर। और फिर ये यहाँ पे एरियाज जाके हमारा दिमाग उसे सीधे मानी देता है। ठीक हो गया। यस सर। उसके बाद फंक्शंस ऑफ ब्रेन हैं, ये इसी के ही उलट होंगे। इसमें फंक्शन दे के उसका पूछा जाएगा कि कौन सी लोब इसे कंट्रोल करती है। जैसे कि हरकी रकबा है, दिमाग में जो हरकी रकबा है वो कौन सी लोब कंट्रोल करती है? जब भी फस, ठीक है, इसी तरह हिस्सी रकबा है वो कौन सी लोब कंट्रोल करती है? जिदारी फस, जदारी फिस। उसके बाद बसरी रकबा है वो कौन सी फिस कंट्रोल करती है? कजाली फस, इसके बाद समी रकबा है वो सदगी। फिस। ठीक है, फिर जायके और सूंघने
का एरिया है। ये भी सदी की खासियत शाबाश। नेक्स्ट, गुफ्तगू का रकबा जो है वो कौन सी फिस्क? सदगी और कजाली। है। यस सर। ठीक है। उसके बाद है दिमागी तनाव। ये अलग दिमागी तनाव, ये अलग से दिमाग का हिस्सा नहीं बल्कि वस्ती दिमाग और उपरी दिमाग मिलकर तने की शक्ल तश्कील करते हैं। ये मिड ब्रेन समझ लें, उसमें दिमागी तना शुरू हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो ख़त्म हो गया नेक्स्ट शुरू हो रहा है, तो एक गुच्छा नुमा शक्ल में ये नज़र आ रहा होता है, जिसे रेलवे स्टेशन भी कहते हैं। इसका काम है इधर से इंफॉर्मेशन लेना, इधर देना। ये बसरी, समी, लमसी और जायके की इतलात जो है वो कशर तक ले जाता है। ऐसा ही का एक हिस्सा हमारे सोने और जागने के निज़ाम को कंट्रोल करता है। हमारा जो सोना रेटिकुलर सिस्टम है ना, हमारा सोना जागना ये कंट्रोल करता है, वो लिम्बिक सिस्टम वाला एरिया जो है जी। उसके बाद है ज़ीरी अरशा, हाइपोथैलेमस, उसके नीचे वाक़ है थैलेमस के, और साइज़ में भी छोटा है। और अफजाइश नस्ल, जिनसी किरदार और प्यास, भूख, नींद, जिसे एपिटाइट कहते हैं, एपिटाइट को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। भूख, नींद, प्यास, जिनसी ख्वाहिशात, वो सारा का सारा इसके कंट्रोल में होता है। इसके अलावा ये होम्योस्टेसिस में बड़ा काम करता है। हम हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं। होम्योस्टेसिस हमारे जिस्म में अमले तवाज़ुन के निज़ाम को कहते हैं। मसलन जब गर्मियों के दिन होते हैं तो आपको होम्योस्टेसिस या हाइपोथैलेमस की वजह से पसीना आता है। अगर पसीना ना आए, इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गर्मी है तो बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट क्या जनरेट करता है? स्वेटिंग, पसीना जनरेट करता है। उस वजह से आपकी बॉडी ठंडी होती है। वरना अगर दोनों टेम्परेचर सेम हो जाए, बाहर का टेम्परेचर और जिस्म के अंदर का टेम्परेचर, तो मौत। ठीक है, इसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक लीड्स टूवर्ड्स डेथ, मौत की तरफ ले जाता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है अगर बाहर के इन्वायरमेंट में सर्दी है तो इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट गर्मी, हीट जनरेट करेगा। ऐसा होता ना, तो उस वजह से ज़िंदगी है। इसके अलावा इमोशंस में इसका बड़ा किरदार है, और फाइट और फ्लाइट में भी बड़ा किरदार है। ठीक है, फाइट और फ्लाइट क्या होता है? या तो इंसान मुकाबला करना चाहता है जब भी कोई स्टिमुलस हावी होता है, तो या फिर फरार अख्तियार करना चाहता है। इन दोनों के दौरान में ये उसे मोबिलाइज करता है। गॉट इट? कि उसे तैयार करता है, प्रिपेयर करता है बॉडी को। उसके बाद ऑल्फैक्टरी बल्ब है, इसके बारे में भी आपको पता है कि ये सूंघने की हिस्स को कंट्रोल करता है। इंसानों में इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन जानवरों में ये कदरे बड़ा होता है, क्योंकि जानवरों ने सूंघ कर हिसाब लगाना होता है ना, उनकी हिस्स तेज़ होती है सूंघने की इंसानों की निस्बत। उसके बाद रेटिकुलर सिस्टम, समझिएगा इसमें क्या है, अभी गुच्छों का जाल होता है ये भी जी। रेटिकुलर सिस्टम ये असाबी गुच्छों का ऐसा जाल है जो दिमागी तने से निकल कर रेशा तक पहुंचता है। रेटिकुलर सिस्टम हमारी बेदारी का निज़ाम कंट्रोल करता है। जानवर पर बात से वाज़ेह होता है। अच्छा, ये नींद और सोने जागने के निज़ाम को कंट्रोल करता है। बेदार होना, जब हम एक्टिवली उठते हैं चीज़ों से, नींद से बेदार होते हैं। जानवरों में इस चीज़ को डैमेज करके देखा है रेटिकुलर सिस्टम को, तो वो पक्का पक्का नींद में चले गए, कोमा में चले गए। उसके बाद रेटिकुलर सिस्टम तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत भी रखता है। हमारी जो अटेंशन होती है उसे डाइवर्ट होने से रोकता है। उसके बाद जितने भी रिसेप्टर्स हैं, आख़ज़ात हैं, असाबी सिरे हैं, वो यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक हो गया, गुच्छों की शक्ल में। रेटिकुलर सिस्टम कुछ इन्फॉर्मेशन को कशर तक पहुँचाता है और कुछ को फ़िल्टर कर देता है, रोक लेता है। ठीक है, समझ के बात? यस सर। इस तरह फिर क्या होता है कि शोर में कोई आवाज़ का पता चलता है, ठीक है, इस वजह या से फिर छोटे मोटे दर्द का पता नहीं चलता। इस वजह से शदीद इन्हमा की सूरत में हमें इर्द गिर्द के शोर सुनाई देता, जो छोटे मोटे दर्द का पता नहीं चलता। बिल्कुल। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम किनारे के मानो, लिम्बिक का मतलब होता है किनारा। ठीक है, दिमागी निफ्स कोरे के दरमियान में कई ये हमारे हाइपोथैलेमस की मदद करता है। ठीक है, यस सर। इसका जो एक हिस्सा है वो हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए काम करता है। इसमें हाफजा होता है, वाक़यात होते हैं। अगर इसे काट दिया जाए तो पुराने वाक़यात और यादें वो चली जाएंगी। ठीक है, मसलन फ़र्द दिन के पहले हिस्से में जिस शख्स के साथ कई घंटे गुजार चुका होगा, शाम को उसे ही पहचानने से इनकार कर देगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा फ़र्द बार बार वही अखबार पढ़ता रहेगा,
इसका मतलब उसके हिप्पोकैम्पस को कोई मसला हुआ है, उसके लिम्बिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इमोशंस में भी लिम्बिक सिस्टम का बड़ा किरदार है। अगर इसके कुछ हिस्सों को नकारा बना दिया जाए तो जो भी फ़र्द होगा जिसके ये हिस्से नकारा बनाए जाएंगे वो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इमोशनल कैफियत है ना एग्रेशन, तो अग्रेशन से रुक जाएगा या फिर मुकम्मल अग्रेशन में आ जाएगा, हमेशा गुस्से में रहेगा। यस सर। इसके बाद है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में मुखे कबीर है, पॉन्स है, मेडोला है, सॉरी मुखे सगीर है, सैरिबैलम है ना। सैरिबैलम से शुरू करें। इसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। दिमाग का ये अहम हिस्सा होता है, ये हमारी हरकत और सकनात को कंट्रोल करता है। मैंने बताया ये बॉडी मूवमेंट्स और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशंस, मसल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। अगर किसी परिंदे का ये हिस्सा काट दिया जाए तो वो पर तो फड़फड़ाएगा, लेकिन वो ख़ास जाविया जो पर फड़फड़ा के उड़ने वाला होता है वो उड़ नहीं सकेगा। गॉट इट? यस सगीर में सीधा चलने के बजाय लड़खड़ाएगा इंसान अगर इसमें कोई खराबी से डैमेज आ जाए, ख़राबी आ जाए। हिस्सी और हल्के अफाल बेरबत हो जाते हैं। फर्द सीधा चलने के बजाय लड़खड़ाने लगता है। गाना गाने, वर्जिश करने, तैराकी करने और मुख्तलिफ खेलों के दौरान फर्द के जिस्मानी अज़ा में जिस नज़्म व ज़ब्त और रबत की ज़रूरत बिल्कुल उसके ख़ास मूवमेंट की जो ज़रूरत होती है वो नहीं कर पाएगा। यस सर। मुख्य सगीर परिंदों में कुछ तजर्बात किए गए हैं, उसकी भी कुछ मिसाल दी गई है। शवाहद मिलते हैं। अगर इनके मुख्य सगीर में खराबी पैदा हो जाए तो वो ज़मीन पर पर फड़फड़ाते रहते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते। उसके बाद पॉन्स है, ये भी मुखे सगीर के आगे पाया जाता है। पॉन्स मुखे सगीर के आगे पाया जाता है। पॉन्स ये भी दोनों कुर्रों को कॉर्पस कोलोसम कशरी साहब के ज़रिए आपस में मिलाता है। पॉन्स दोनों कुर्रों पर पुल का काम करता है। इसके अलावा इसकी हैसियत रेलवे स्टेशन की है। बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर देता है, ये एरिया ही ऐसा है, ठीक है। यस सर। उसके बाद है मेडोला। मेडोला यहाँ पे वाक़ होता है स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा ऊपर। को सुना होगा, देखा होगा आपने कि कहीं डाकू आए, उन्होंने यहाँ ज़रब लगाई और वो बेहोश हो गया 2 घंटे के लिए। अगर ज़रब ज़्यादा लग जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये वो एरिया है जहाँ ज़रब लगने से इंसान बेहोश हो जाता है। खा कहते हैं हराम मग़ज़ को, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के मोहरों के सराखों में पाया जाता है। ये सफ़ेद रंग का होता है। इसे सर हराम मग़ज़ भी कहते हैं, यानी कि हराम मग़ज़ का सर। ये गैर इरादी अज़लात के मेकान की अफ़ाल के लिए बहुत अहम है। मेडोला सांस की आमदरफ्त के दौरान खून के तसलसल और सर्दी गर्मी में जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए भी अहम है। आप देखें कि अगर इस पर ज़रब लग जाए तो सांस रुक भी सकता है। वो नींद की हालत में फेफड़ों और दिल की धड़कन को आहिस्ता करता है ताकि आराम मिल सके। असबी हिस्सी लहर जो हराम मगज़ से आती है मेडोला से गुजरकर दिमाग तक पहुंचती है। इसके अलावा हल्की असबी लहर जो दिमाग से जिस्म तक जाती है वो भी मेडोला ही से गुजरती है। मेडोला का ऊपर वाला हिस्सा ज़ख्मी हो जाए तो दिमाग का बाकी हिस्सा से रब्ता मुनक़ते हो जाता है। जी, अगर ये डैमेज हो जाए तो दिमाग का बाकी हिस्सों से रब्ता मुनक़ता हो जाता है। फर्द आदि हरकत के काबिल नहीं रहता है। इसके सोचने की सलाहियत भी महदूद हो जाती है। बिल्कुल, सोचना समझना भी चला जाता है। अगर मेडोला के निचला हिस्सा ख़राब हो जाए तो फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, धड़कन भी रुक जाती है और फौरी मौत वाक़ हो जाती है। The less you respond to negative people, the more peaceful your life will become. होता यह है कि जिस तरह के लोगों में हम रह रहे होते हैं हमारी ज़िंदगियों पर उसी तरह के असरात पड़ रहे होते हैं। हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सोच, हमारा उठना बैठना, हमारी डीलिंग्स, हमारे अल्फाज, यहाँ तक कि हमारे अल्लाह पर तवक्कुल पर भी असर होता है। मनफी लोग हर तरह से मनफी शुआएँ फैलाने के आदी होते हैं। वो अपने साथ साथ दूसरों में भी मायूसी का जहर इंजेक्ट कर रहे होते हैं। मस्बत सोच व किरदार के मालिक लोग आपकी ज़िंदगी में मज़ीद रंग भर देते हैं, आपको गिरने नहीं देते, आपको खुद अतमादी का फ़न सिखाते हैं, आपको मोहब्बत बांटना सिखाते हैं। ऐसे लोगों से मिलने और बात करने के बहाने ढूंढें, इनके करीब रहें। इनकी मस्बत शुआएँ आपको मुश्किल ज़िंदगी में मस्बत रहकर जीना सिखा देंगी, अल्लाह पर तवक्कुल सिखा देंगी।